हेलो फ्रेंड्स, शरद चंद्रा इज हियर। कल हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 3 रिलेटिंग टू द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 उसका फर्स्ट पार्ट हमने रिकॉर्ड किया था। अभी हम उसका सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसका एक क्विक ग्लांस में यहाँ पे लेता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था कि पर्पज ऑफ एक्ट क्या है, फिर हमने एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट के बारे में देखा था, फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन का डेफिनेशन हमने देखा जिससे हमने बोला कि कोई भी डोनेशन, डिलीवरी या फिर ट्रांसफर अगर आपको किसी भी फॉरेन सोर्स से मिल रहा होगा ऑफ आर्टिकल, करेंसी या फिर सिक्योरिटी, तो हम उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन क्या है, मींस एंड इंक्लूड्स उसके अंदर था। इसके बाद में हमने देखा था कि फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन क्या है और कुछ कुछ लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना प्रोहिबिटेड है, उनका नाम हमने सारे के सारे को देखा था। अभी नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। सेक्शन 3 में हमने देखा था कि कुछ कुछ लोग क्या कर सकते थे कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर नहीं सकते थे, जिसमें हमने सबसेक्शन 1 हमारे पास था, सबसेक्शन 2 हमारे पास था और सबसेक्शन 3 हमारे पास था। लेकिन इसके एक्सेप्शन जो दिए गए वो सेक्शन 4 में दिए गए। सेक्शन 4 कहता है कि ऊपर दिए गए जो लोग थे वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर उन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन नीचे दिए गए वे से अगर अर्न किया होगा। तो एक एक वे हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला वे सेक्शन 4 कहता है कि अगर उस बंदे को कोई भी सैलरी या फिर वेजेस या फिर कोई भी रेम्यूनरेशन अगर मिल रहा होगा या फिर उसके नीचे कोई बंदा काम कर रहा है अगर उसको मिला होगा तो फिर वो प्रोहिबिटेड नहीं है। सेकंड पॉइंट इसमें बोला गया है कि कोई भी पेमेंट अगर उसको मिल रहा होगा इंटरनेशनल ट्रेड या फिर कॉमर्स की वजह से तो फिर वो प्रोहिबिटेड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, वो बंदा अगर एज अ फॉरेन सोर्स का एजेंट बोल के काम कर रहा होगा और सीजीएसजी के साथ ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो ऐसे केस में भी वो प्रोहिबिटेड नहीं है। और लास्ट के 3 पॉइंट्स हमारे पास थे, उसमें से डी पॉइंट हम देख रहे हैं कि अगर वो बंदा किसी इंडियन डेलीगेशन जो कि सीजी ने भेजा हुआ है उसके मेंबर के तौर पे उसको कोई भी गिफ्ट या फिर प्रेजेंट मिला होगा या फिर उसके किसी रिलेटिव से उसको अगर प्रेजेंट मिला होगा या फिर गिफ्ट मिला होगा तो वो भी प्रोहिबिटेड नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको रेमिटेंस मिला होगा, तो ये हो गया ई पॉइंट। और लास्ट पॉइंट है कोई भी स्कॉलरशिप या फिर स्टाइपेंड या फिर इसी काइंड का कोई भी पेमेंट उसको मिला है तो वो भी प्रोहिबिटेड नहीं है। तो ए से लेके एफ तक हमने कौन से पॉइंट देखे। सबसे पहले हमने देखा कोई भी सैलरी, वेजेस या फिर अदर रेम्यूनरेशन उसको मिल रहा है। सेकंड पॉइंट हमने देखा कोई भी पेमेंट उसको इंटरनेशनल ट्रेड या कॉमर्स की वजह से मिल रहा है। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि एज एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स वो काम कर रहा है और सीजीएसजी के साथ वो ट्रांजैक्शन कर रहा है तो कोई अड़चन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि इंडियन डेलीगेशन अगर होगा सीजी का कोई और उसको गिफ्ट या फिर प्रेजेंट अगर मिल रहा होगा या फिर ऊपर के सेक्शन 3 के बंदे को उसके रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिल रहा होगा तो ऐसे केस में वो प्रोहिबिटेड नहीं है। ई पॉइंट हमने देखा कि कोई भी रेमिटेंस अगर उसको मिल रहा होगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर तो फिर वो प्रोहिबिटेड नहीं है। और लास्ट पॉइंट हमने देखा कि स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड या फिर लाइक नेचर का पेमेंट अगर आपको मिल रहा है तो कोई अड़चन नहीं है। ये तो हमने देख लिया सेक्शन 4। हमने जो हमारा पर्पस देखा था उसी के अंदर हमने कहा था कि कुछ कुछ प्रोहिबिशंस हम लगाएंगे, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम लगाएंगे सर्टन काइंड ऑफ पीपल के लिए। तो ये तो हमने कुछ देख लिया प्रोहिबिशन। एडिशनल प्रोहिबिशन भी यहाँ पे बोले गए हैं। ये कहता है कि सेक्शन 7 हमारे पास है जो कि अगर हम रीड रूल 24 के साथ रीड करते हैं तो ये डील करता है कि प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अदर पर्सन। मतलब ये सेक्शन कहता है कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन या फिर परमिटेड पर्सन, देखो आपको जब भी ग्रांट मिलता है तो या तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या फिर परमिशन लेना पड़ेगा आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए। वो हम आगे डील करेंगे आगे के सेक्शंस में। अभी बेसिकली ये याद रखो, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन या फिर परमिटेड पर्सन क्या कर सकता है, कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन को ट्रांसफर नहीं कर सकता है अनलेस एंड अनटिल सामने वाला बंदा जो है जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो वो भी रजिस्टर्ड है और वो भी परमिटेड है। और एक चीज आपको याद रखना है, लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड बंदे को ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो क्या आपने क्या बोला कि वो बंदे के पास सर्टिफिकेट है और उसने प्रायर परमिशन ली है, तो ऐसे केस में आप उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर कर सकते हो, कोई अड़चन नहीं है। लेकिन अगर उस बंदे के पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है या फिर उसके पास प्रायर परमिशन नहीं है तो ऐसे केस में आपके पास जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसके 10% ऑफ टोटल वैल्यू से ज्यादा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो इसी का मतलब आप 10% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप सामने वाले बंदे को ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा सीजी को फॉर्म FC10 के अंदर। और इसी के साथ साथ में ये आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन लेके देना पड़ेगा कि अमाउंट इज लेस देन 10% ऑफ टोटल फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन अ फाइनेंशियल ईयर। एंड ऐसे केस में जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलता है सीजी का तब तक आप क्या करोगे, उसको ट्रांसफर नहीं करोगे, ये आपको डिक्लेरेशन में लिख के देना है। और थर्ड पॉइंट है आपके पास कि बोथ ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए, और ये जो भी उसका यूटिलाइजेशन रहेगा वो FC4 फॉर्मेट में सबमिट होगा। तो आपको अगर इन क्रक्स में मैं बोलूं
तो कोई भी बंदा सबसे पहली चीज तो सामने वाले बंदे को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा अनलेस एंड अनटिल सामने वाला बंदा क्या है कि उसके पास सर्टिफिकेट है या फिर प्रायर परमिशन है। अगर उसके पास प्रायर परमिशन नहीं है या फिर सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि 10% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो भी आपके पास है फाइनेंशियल ईयर में उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा फॉर्म FC10 के अंदर, और साथ ही साथ में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो भी अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हो वो 10% ऑफ टोटल FC ऑफ फाइनेंशियल ईयर के ज्यादा नहीं है, और आपने जो भी है वो अप्रूवल जब तक आपको CG से नहीं मिलता है तब तक आप उसको ट्रांसफर नहीं करोगे। और ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों क्या रहेंगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए एप्लीकेबल के लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, और ये जो भी एप्लीकेशन करेंगे यूटिलाइजेशन करेंगे वो फॉर्म FC4 दोनों के दोनों सबमिट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है सेक्शन 8 जो कि डील करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो हमने देखा था कुछ कुछ चीजों के लिए हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, कुछ कुछ चीजों के लिए हम प्रोहिबिशन लगाएंगे। तो ये सेक्शन 8 डील करता है, ये क्या कहता है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर होगा या फिर परमिटेड अगर पर्सन होगा तो वो एडमिन पर्पस के लिए, ये सबसे पहले उन्होंने चीज क्या कही कि जो भी उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है वो क्या कर सकता है, उसको यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लिए उसको यूटिलाइज नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट ये क्या कहता है सेक्शन 8 कि वो जो भी उसका एडमिन एक्सपेंसेस रहेंगे वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से 50% से ज्यादा फॉरेन कंट्रीब्यूशन ये एडमिन एक्सपेंसेस के लिए यूज नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमने बोला कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन को यूज मत करो, रिस्ट्रिक्शन है आपके पास। और सेकंड पॉइंट, जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपको फाइनेंशियल ईयर के अंदर मिला उसका 50% से ज्यादा एडमिन पर्पस के लिए यूज मत करो। अभी स्पेक्युलेटिव बिजनेस का मतलब क्या है, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज का मतलब क्या है, तो ऐसी एक्टिविटीज जिसके अंदर रिस्क ऑफ एप्रिसिएशन है या फिर डेप्रिसिएशन है, या फिर ऐसी स्कीम जो कि आपको हाई रिटर्न्स प्रॉमिस कर रही है, जैसे चिट फंड होगा, लैंड होगा, एक्सेट्रा होगा, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 4, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है सेक्शन नंबर 9, जो कि क्या बोलता है कि सीजी के पास पावर है कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की रिसिप्ट्स को क्या कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है सर्टेन केसेस के अंदर। तो हमारे पास कुछ पावर्स है। तो ये सेक्शन 9 क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, किसी भी पर्सन को या फिर क्लास ऑफ पर्संस को फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने से रोक सकता है, जो कि सेक्शन 3 में स्पेसिफाइड नहीं है। क्योंकि देखो सेक्शन 3 में तो ऑलरेडी कुछ चीजें स्पेसिफाइड है, तो उसके ओवर एंड अबव अगर आपको कहना है तो सीजी के पास पावर है। सेकंड पॉइंट, उस बंदे को हम बोल सकते हैं कि तू प्रायर परमिशन ले कोई भी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेने के पहले या फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के पहले, जो सेक्शन 6 में बोली गई नहीं है या फिर सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 में नहीं बोली गई है। ये वापस से जब भी हम सेक्शन 6 को डील करेंगे या फिर सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 को डील करेंगे तब वापस से इस पॉइंट पे मैं जरूर आऊंगा और वहां पे भी हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि सबसेक्शन 3 हमारे पास है। ये सेक्शन कहता है कि किसी भी बंदे को ये क्या बोल सकता है सीजी कि आप क्या करो, इंटीमेट करो जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फिर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी आपकी मिली है उससे रिलेटेड सोर्स क्या है, उसका पर्पस क्या है और उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से फॉरेन कंट्रीब्यूशन का और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का आप कर रहे हो, वो भी आपको बोला जा सकता है। और एक चीज आपको याद रखनी है, वो भी वापस से सेक्शन 11 और सेक्शन 6 में कवर्ड नहीं होना चाहिए। ये तो हमने देख ली सीजी की पावर्स, और अभी हमारे पास है कुछ एक्सेप्शन है सेक्शन 9 के लिए। सेक्शन 9 कहता है कि यह प्रोविजन तब तक नहीं लगेगा जब तक अनलेस सीजी सेटिस्फाइड है कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का या फिर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने की वजह से या तो इंडिया के सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी की वाट लगेगी, इंडिया के पब्लिक इंटरेस्ट की वाट लगेगी और इंडिया के फ्रीडम, फेयरनेस एंड इलेक्शन की वाट लग सकती है। तो तीन चीजों के लिए अफेक्ट कर सकता है प्रीवियसली, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडिया। और लास्ट में दो चीजों की वाट लग सकती है, जैसे रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, एंड लास्ट पॉइंट है कोई भी रिलीजियस, रैशियल, सोशल, लिंग्विस्टिक और रीजनल ग्रुप या फिर कास्ट की हार्मनी अगर बिगड़ती है तो ऐसे केस में सीजी इन पे इंपोज कर सकता है प्रोहिबिशन। लेकिन अगर ये पांच चीजें छोड़ के कोई भी रीजन अगर होगा तो ऐसे केस में सीजी आप पे प्रोहिबिशन नहीं लगा सकता है। तो यहां तक हमने डील कर लिया प्रोहिबिशन के बारे में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के। अभी हम नेक्स्ट चीज डील करने जा रहे हैं इसी के अंदर, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन हमारे पास है कि कोई भी एसोसिएशन होगा या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होगा सिटीजन्स ऑफ इंडिया का,
जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, या फिर जो क्या कर रहा है कि कैंडिडेट फॉर इलेक्शन को सेटअप कर रहा है किसी भी लेजिस्लेचर के अंदर जो कि रजिस्टर्ड नहीं होगा इलेक्शन सिंबल ऑर्डर के अंदर। तो ये आपको चीज याद रखनी है। और नेक्स्ट पॉइंट है, या फिर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि कॉलम 2 ऑफ टेबल 1 टेबल 2 टू द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, इसके अंदर अगर नोटिफाइड होगी तो वो पॉलिटिकल पार्टी को भी हम पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी के डेफिनेशन में हमने क्या क्या देखा, तो कोई भी एओपी या फिर बीओआई ऑफ सिटीजंस ऑफ इंडिया जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के पास रजिस्टर्ड है। और सेकंड पॉइंट हमने देखा जो कि सेटअप है, जिसने सेटअप किया कैंडिडेट फॉर इलेक्शन किसी भी लेजिस्लेचर के अंदर, लेकिन वो पार्टी इलेक्शन सिंबल ऑर्डर के अंदर कवर्ड नहीं है। और सेकंड पॉइंट हमने देखा था कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन था उसके कॉलम 2 ऑफ टेबल 1 टेबल 2 में कवर्ड है, तो उसको भी हम पॉलिटिकल पार्टी मान लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का डेफिनेशन। तो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का डेफिनेशन क्या कहता है कि समझो आपको कोई भी ऑफर मिल रही होगी जो कि कैजुअल नेचर की नहीं होगी और जो कि कैश में भी दी जा सकती है या फिर काइंड में भी दी जा सकती है फॉरेन सोर्स से। तो एक चीज आपको याद रखनी है, आपको कोई भी ऑफर दी जा रही है या तो कैश में दी जा रही है या फिर काइंड में दी जा रही है, फॉरेन सोर्स से अगर आपको ऑफर दी जा रही है और किस किस लिए दी जा रही है, तो आपको कॉस्ट ऑफ ट्रैवल प्रोवाइड किया जा रहा है किसी भी फॉरेन कंट्री में जाने के लिए या फिर टेरिटरी में जाने के लिए, और साथ ही साथ में कोई भी फ्री बोर्डिंग लॉजिंग ट्रांसपोर्ट या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट आपको मिल रहा होगा, तो वो भी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के डेफिनेशन में कवर हो जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। कोई भी ऑफर जो कैजुअल नेचर का नहीं है, आपको कैश में मिल रहा है या फिर काइंड में मिल रहा है, फॉरेन सोर्स से मिल रहा है, और किस चीज के लिए मिल रहा है आपको, तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल अगर आपको मिल रहा होगा फॉरेन कंट्री या फिर टेरिटरी में जाने के लिए, आपको फ्री बोर्डिंग लॉजिंग या फिर ट्रांसपोर्ट या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा होगा, तो इसी को हम क्या मान लेंगे, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मान लेंगे। तो यहां पे सेक्शन 6 कुछ रिस्ट्रिक्शंस पुट करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के एक्सेप्टेंस पे। तो नीचे दिए गए पर्सन इनको क्या करना पड़ेगा कि प्रायर अप्रूवल लेना होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कोई भी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट करने के पहले। तो कौन से पर्सन है हमारे पास, तो कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर अगर होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा कि फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का कोई भी एक्सेप्टेंस करने के पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस बेयरर्स है, तो इसका मतलब क्या समझो कि प्रेसिडेंट है नेशनल कांग्रेस का या फिर बीजेपी के प्रेसिडेंट है कोई अमित शाह जी, या फिर अगर कांग्रेस के अगर कहेंगे तो राहुल गांधी जी या फिर सोनिया गांधी जी, तो ये जो ऑफिस बियर कर रहे पॉलिटिकल पार्टीज के, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, उनके ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन है। कोई भी जजेस अगर हो गए, गवर्नमेंट सर्विस अगर हो गए, और लास्ट में हमारे पास क्या है कि कोई भी एम्प्लॉइज अगर हो गए कॉर्पोरेशन या फिर बॉडी ओन बाय और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, तो दो के सेट में हम जाते हैं। कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है या फिर ऑफिस बेयरर और पॉलिटिकल पार्टी है। लास्ट में एक सेकंड चीज हमारे पास थोड़ी सी अलग है, जजेस है। और नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हमारे पास है गवर्नमेंट सर्वेंट्स अगर हो गए या फिर एम्प्लॉय ऑफ कॉर्पोरेशन और बॉडी ओन बाय कंट्रोल बाय गवर्नमेंट हो गए, तो ये पांचों लोगों को प्रायर अप्रूवल लेगा होगा कोई भी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट करने के पहले। अभी कुछ रूल 7 हमारे पास है कि जब भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मिलती है तो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन अगर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले रहे हैं, मतलब ये ऊपर के लोग, तो ऐसे केस में प्रोसेस क्या रहेगी अप्रूवल के लिए। तो ये सेक्शन रूल 7 हमको कहता है कि आपको सीजी को अप्लाई करना पड़ेगा FC2 फॉर्म में, और जो भी एप्लीकेशन आपको मिल रहा है आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ में एक चीज अटैच करनी पड़ेगी, जो भी होस्ट कंट्री है उसका इन्विटेशन लेटर और एडमिन क्लियरेंस ऑफ मोहा आपको लेना पड़ेगा इन केस ऑफ द विजिट जो भी स्पॉन्सर हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट से हो रही होगी। तो एक चीज आप याद रखो, सबसे पहले तो आप अप्लाई कर दो सीजी को FC2 में। सेकंड पॉइंट, आपका जो भी एप्लीकेशन रहेगा वो जो होस्ट कंट्री ने आपको इनवाइट किया है इसलिए उसका इनविटेशन लेटर जोड़ दो, और साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एडमिन क्लियरेंस साथ में जोड़ दो अगर मिनिस्ट्री ऑफ किसी भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ने उसको स्पॉन्सर किया होगा। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, ये जो भी एप्लीकेशन है आपको 2 वीक के अंदर अंदर ऑनवर्ड जर्नी के आपको वो सबमिट करना पड़ेगा। तो जैसे ही ऑनवर्ड जर्नी आपकी चालू हो जाती है, उसके पहले के 2 वीक पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो रूल अपने हमारे पास हमें अभी देखा, लेकिन अगर समझो कोई इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट आ जाता है, तो समझो आप फॉरेन में गए थे और वहां जाके आपको हार्ट अटैक आ गया, तो ऐसे केस में तो 2 हफ्ते पहले आप नहीं दे सकते हो ना ऑनवर्ड जर्नी के। तो इसीलिए रूल 7 क्या कहता है, समझो प्लान्ड मेडिकल एड है, तो आपको पहले से पता है आप हार्ट की सर्जरी करने को जा रहे हो और फॉरेन सोर्स से आपको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मिल रही है, तो ऐसे केस में आप क्या करो कि सेम टू सेम ट्रीटमेंट रहेगा आपका ऊपर के जैसा, 2 हफ्ते पहले आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपको पहले से पता है। लेकिन हम जो समझो कि मेडिकल इमरजेंसी आपकी आ गई वहां जाने के बाद, समझो हार्ट अटैक आपको आ गया,
तो ऐसे केस खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन अगर आपको समझो हार्ट अटैक आ गया वहां पे, तो ऐसे केस में अगर वो 1 लाख रुपए तक का है या फिर उसके 1 लाख रुपए या फिर इक्विवेलेंट तक का है, तो कोई भी इंटीमेशन आपको देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अप्रूवल आपको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी 1 लाख रुपए के ऊपर जाती है, तो आपको वो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी 1 महीने के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा। उसका सोर्स क्या था, उसका पर्पस क्या था, उसका यूटिलाइजेशन आपने किस तरीके से किया और उसके रुपीज में वैल्यू क्या है, ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेगी। ये तो देखा आपने रूल 7। अभी क्या है हमारे पास कि एक्सेप्शन टू द रेगुलेशन 6 हमारे पास है। नीचे दी गई चीजों में आपको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी अप्रूवल या फिर एक्सेप्ट प्रपोजल देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो प्रपोजल फॉर एक्सेप्टेंस आपको नीचे दी गई चीजों में देने की जरूरत नहीं है, ऊपर के ही लोगों को। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, तो मैंने इसको कुछ सेट्स में डिवाइड किया है। तो पहली 3 चीजें हमारे पास कौन सी है, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर चला गया। पहली 3 चीजें हमारे पास कौन सी है, अगर पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर आपका फॉरेन विजिट का सीजी, एसजी या फिर पीएसयू बॉन्ड कर रही है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है फॉरेन विजिट आप पर्सनल कैपेसिटी में जा रहे हो। थर्ड पॉइंट हमारे पास है अगर इंडियन नेशनल लिविंग है उसका खर्चा कौन कर रहा है, कि अगर इंडियन नेशनल लिविंग जो फॉरेन में रह रहा है वो आपके फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का खर्चा उठा रहा है। तो 3 चीजें हमने देखी, एक तो सीजीएसजी पीएसयू आपका खर्चा कर रहा है, या फिर आप खुद आपका खर्चा कर रहे हो, या फिर थर्ड हमने देखा कोई इंडियन नेशनल जो फॉरेन में रह रहा है वो आपका खर्चा कर रहा है। तो ये हो गई पहली 3 चीजें। नेक्स्ट 2 चीजें हमारे पास कोई है कि एक्सेप्टेंस ऑफ असाइनमेंट, आप कोई भी सैलरी, फीस या फिर रेमुनरेशन के लिए असाइनमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर आपकी फंडिंग जो भी हो रही है वो एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो कि एनेक्स 2 में मेंशन्ड है वो अगर कर रहा है, तो ऐसे केस में आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 3 पॉइंट हमारे पास है, अगर समझो कि कोई पार्लियामेंट्री डेलीगेशन होता है जो कि क्या करता है, बायलैटरल एक्सचेंज के अंदर विजिट कर रहा है। तो समझा इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल एक्सचेंज चालू था, और ऐसे केस में ये बायलैटरल एक्सचेंज अगर हो रहा है, मतलब द्विपक्षीय वार्तालाप इसको हम हिंदी में कह सकते हैं, वो करने के लिए कोई पार्लियामेंट का डेलीगेशन जा रहा है दूसरे कंट्री के अंदर, तो ऐसे केस में भी एक्सेप्टेंस नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बायलैटरल एक्सचेंज अगर है, तो ऐसे केस में अप्रूव्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, द्विपक्षीय वार्तालाप के लिए दूसरा कोई भी जा रहा है। तो फर्स्ट केस में 6 में हमने देखा था पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जा रहा था, और यहां पे क्या जा रहा है, कोई भी बायलैटरल एग्रीमेंट अगर हो रहा है तो वो केस में भी जरूरत नहीं है। और लास्ट पॉइंट हमने देखा कि लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट होगा, फॉरेन ट्रेनिंग अगर पर्सनल ट्रेनिंग अगर दी जा रही है या फिर पब्लिक ग्रीविंग्स की ट्रेनिंग दी जा रही है मिनिस्ट्री के बंदों को, तो ऐसे केस में भी नहीं लगेगा। तो 8 लोग कौन से थे, जहां पे पूरा का पूरा खर्चा कौन कर रहा है, सीजी, एसजी या फिर पीएसयू कर रहा है। फॉरेन विजिट जो भी हो रही है वो पर्सनल कैपेसिटी में हो रही है। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी जो भी दी जा रही है वो इंडियन नेशनल लिविंग जो फॉरेन कंट्री में रहता है वो आपको दे रहा है। फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट हमने देखे, आप क्या कर रहे हो, सैलरी, फीस या रेमुनरेशन के लिए असाइनमेंट ले रहे हो, और नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि फंडिंग जो ऑफर्ड हो रही है एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो अनेक्स 2 में कवर्ड है। नेक्स्ट 3 पॉइंट हमने देखे कि पार्लियामेंट्री डेलीगेशन अगर विजिट कर रहा है तो ऐसे केस में चल जाएगा, और अगर बायलैटरल एग्रीमेंट अगर हो रहा है तो ऐसे केस में चल जाएगा। और लास्ट 2 पॉइंट हमारे पास है कि बायलैटरल एग्रीमेंट, वो तो हमने देख लिया। और लास्ट पॉइंट हमारे पास है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या फिर शॉर्ट टर्म फॉरेन ट्रेनिंग अगर दी जा रही है, तो ऐसे केस में जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग या पब्लिक ग्रीवेंस अगर दे रहा है तो ऐसे केस में कोई अड़चन नहीं है। तो यहां तक हमने देख लिया पूरा का पूरा हमारा किस तरीके से प्रोहिबिशंस थे, किस तरीके से हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस थे, और नेक्स्ट पार्ट हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसे केस में परमिशंस एंड रेगुलेशंस वगैरह किस तरीके से रहते हैं वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर जल्दी में नेक्स्ट पार्ट भी डाल दूंगा हमारे चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, धन्यवाद।